इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम उन विचारों पर गहराई से बात करेंगे जो हमें सिखाते हैं, मतलब कैसे अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में वर्तमान क्षण में जीने की कला सीखी जा सकती है। हाँ, ये आजकल बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि सब कुछ इतना तेज है। बिल्कुल। और ये विचार माइंडफुलनेस अ गाइड टू प्रेजेंट लिविंग से लिए गए हैं। पर ये माइंडफुलनेस है क्या, मतलब मोटे तौर पर? हाँ, माइंडफुलनेस मतलब वर्तमान क्षण में होना, जानबूझकर, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बस जो है, जैसा है, उसे देखना, उसे महसूस करना। और ये अंतर्दृष्टि, ये विचार आए कहाँ से हैं, मतलब कौन है इनके पीछे? जी, ये दो प्रमुख माइंडफुलनेस शोधकर्ता हैं। सुजैन एल स्मॉली, जो यूसीएलए माइंडफुलनेस अवेयरनेस रिसर्च सेंटर की संस्थापक हैं। अच्छा। और डायना विंस्टन, जो खुद एक बहुत जानी मानी माइंडफुलनेस शिक्षिका हैं और यूसीएलए माइंडफुलनेस एजुकेशन की हेड भी हैं, तो काफी अनुभवी लोग हैं। हाँ, लगता तो है। तो आज की इस बातचीत में हमारा इरादा क्या है, क्या क्या समझने की कोशिश करेंगे हम? देखिए, हम समझेंगे कि ये माइंडफुलनेस और इससे जुड़ा जो ध्यान है, मेडिटेशन जिसे कहते हैं, वो असल में है क्या। ठीक है। फिर विज्ञान इसे खुशी और स्वास्थ्य से कैसे जोड़ता है, मतलब क्या कोई वैज्ञानिक आधार भी है इसका? ये जरूरी सवाल है। हाँ, और शायद सबसे अहम, हम इन अभ्यासों को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से कैसे शामिल कर सकते हैं, बिना ज्यादा तामझाम के। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर लगता है कि ये सब करने के लिए बहुत समय चाहिए। वही बात है। और हम ये भी जानेंगे कि दर्द और दुख में क्या फर्क है, एक बारीक सा अंतर है। दर्द और दुख में फर्क, दिलचस्प। हाँ, और कैसे एक मामूली सा अंगूर, हाँ, एक अंगूर भी हमें सचेत रहना सिखा सकता है। अंगूर, ये कैसे? ये तो वाकई दिलचस्प लग रहा है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर हमें लगता है कि आज की जिंदगी इतनी व्यस्त है, जैसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। हाँ, बिल्कुल यही महसूस होता है, हर वक्त भागदौड़। पर क्या ये पूरी सच्चाई है, या फिर जैसा कि ये शोधकर्ता बताते हैं, हम अक्सर अनजाने में एक ऑटो पायलट मोड पर जी रहे होते हैं? ऑटो पायलट पर जीना, ये सुनने में थोड़ा मतलब रोबोट जैसा लगता है। इसका ठीक मतलब क्या है, और ये चिंता या तनाव से कैसे जुड़ा है? ऑटो पायलट का मतलब है बिना सोचे समझे बस आदतों के वश में होकर काम करते जाना। जैसे कभी आप गाड़ी चलाकर घर पहुंचे हो और आपको याद भी ना हो कि रास्ते में क्या क्या देखा। हाँ, ऐसा तो होता है कई बार। बस वही, आप शारीरिक रूप से तो वहां थे, पर मानसिक रूप से कहीं और खोए हुए थे। इन विचारों के मुताबिक ये जो तरीका है जीने का, ये लंबे समय तक ठीक नहीं रहता। क्यों ठीक नहीं रहता? क्योंकि जब हम वर्तमान से कटे रहते हैं तो हमारा दिमाग या तो भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है, या फिर अतीत के पछतावों में। हम यहाँ होते ही नहीं, और यही फिर चिंता और तनाव का बड़ा कारण बनता है। समझ गई। तो हम असल में जी ही नहीं रहे होते उस पल में। बिल्कुल। और ध्यान यानी मेडिटेशन, वो हमें इस ऑटो पायलट मोड से बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाता है, एक तरीका। कैसे, क्या करता है ध्यान? ध्यान हमें सिखाता है कि कैसे अपने विचारों और अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक बने, उनके बारे में जानें, लेकिन उनमें उलझे नहीं, उन्हें बस आते जाते देखें। और अब तो वैज्ञानिक शोध भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि नियमित ध्यान अभ्यास से खुशी का स्तर बढ़ सकता है। अच्छा। हाँ, और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी, मतलब फिजिकल हेल्थ पर भी पॉजिटिव असर पड़ता है। वाकई? चलिए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। इन स्रोतों में एक बहुत ही अनोखे अभ्यास का जिक्र है, माइंडफुल ईटिंग, मतलब ध्यान से खाना। और इसे समझाने के लिए अंगूर का उदाहरण लिया गया है। ये क्या है? हाँ, ये एक बहुत ही प्यारा और अद्भुत अभ्यास है। ये दिखाता है कि माइंडफुलनेस को किसी भी रोजमर्रा की गतिविधि में, जैसे खाना खाने में, कैसे लाया जा सकता है। अच्छा, तो कैसे करते हैं इसे? कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक अंगूर है, या कोई भी खाने की चीज जो पास हो। अब इसे खाने से पहले बस कुछ पल शांति से बैठें, चाहे तो आंखें बंद कर लें। ठीक है। और सोचें कि ये अंगूर आप तक पहुंचा कैसे, इसकी पूरी कहानी, कहां से आया ये। कहानी मतलब कहाँ उगा, कैसे बीज से लता बना, फिर सूरज की रोशनी, पानी, मिट्टी का पोषण। अरे वाह। हाँ, फिर वो लोग जिन्होंने इसे तोड़ा, पैक किया, बाजार तक लाए, दुकान वाले ने आपको दिया। सोचे कितनी लंबी यात्रा है एक छोटे से अंगूर की। सच में हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। बिल्कुल, और यही इस अभ्यास का जादू है। ये हमें उस भोजन और उसके पीछे की पूरी प्रक्रिया से उन सब लोगों से जोड़ता है जिनके बारे में हम आमतौर पर सोचते भी नहीं। इससे न सिर्फ जागरूकता बढ़ती है, बल्कि भोजन के प्रति एक सम्मान, एक कृतज्ञता का भाव जागता है। ये तो कमाल है। सिर्फ पेट भरने की क्रिया नहीं रही फिर ये। हाँ, ये एक जुड़ाव का अनुभव बन जाता है।
एक कनेक्शन। ये सोचने का बिल्कुल नया नजरिया है। और फिर अभ्यास में आगे क्या है अंगूर की कहानी सोचने के बाद? फिर आंखें खोलकर उस अंगूर को ध्यान से देखना है। ऐसे देखिए जैसे आप उसे पहली बार देख रहे हो। उसका रंग कैसा है, बैंगनी, हरा, लाल? उसकी बनावट कैसी है? उसकी त्वचा पर रोशनी कैसे पड़ रही है? कोई चमक है? फिर उसे धीरे धीरे मुंह में रखना है। चबाने से पहले ही महसूस करें, फिर धीरे धीरे चबाएं और हर स्वाद, हर टेक्सचर पर पूरा ध्यान दें। क्या वो मीठा है, खट्टा है, रसदार है या गूदेदार? और इस दौरान मन में क्या हो रहा है उस पर भी ध्यान देना है? बिल्कुल। देखिए कि इस दौरान मन में कौन से विचार या भावनाएं आ रही हैं। क्या कोई याद आ रही है, कोई पसंद नापसंद का भाव? क्या आप अगला अंगूर खाने की जल्दी में हैं? बस जो भी हो रहा है उसे नोटिस करें। और ऐसा करने से क्या होता है, मतलब क्या हासिल होता है? इन विचारों के अनुसार हो सकता है वो आपकी जिंदगी का सबसे यादगार और सबसे स्वादिष्ट अंगूर बन जाए। क्यों? क्योंकि आपने उसे पहली बार सच में चखा, पूरी जागरूकता के साथ। वाह! ये अभ्यास दिखाता है कि साधारण से साधारण लगने वाले क्षण में भी कितनी गहराई और कितनी संतुष्टि छिपी हो सकती है अगर हम बस थोड़ा ध्यान दें। ये हमें उस ऑटो पायलट से बाहर खींच लाता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ऑटो पायलट से बाहर आना और माइंडफुलनेस जैसी नई सेहतमंद आदत डालना सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर हम सब जानते हैं कि आदतें बदलना कितना मुश्किल होता है। पहाड़ चढ़ने जैसा क्यों लगता है ये? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इन विचारों में फ्रीकोनॉमिक्स की एक स्टडी का जिक्र है जो शायद इस मुश्किल को समझाती है। वो अस्पताल वाली स्टडी। हाँ, वो लॉस एंजलिस के एक अस्पताल वाली स्टडी बड़ी दिलचस्प थी। शोधकर्ताओं ने जानना चाहा कि भाई मेडिकल स्टाफ कितनी बार नियमों के मुताबिक हाथ धोते हैं। अब ये तो बहुत बेसिक चीज है मरीजों की सुरक्षा के लिए। बिल्कुल। तो उन्होंने क्या पाया? जब स्टाफ से पूछा गया तो उन्होंने दावा किया कि वे लगभग 73% बार ऐसा करते हैं, मतलब हर 4 में से 3 बार। जो कि काफी अच्छा लगता है सुनने में। हाँ, लगता तो है, लेकिन असलियत कुछ और निकली। जब उन्होंने छिपे हुए कैमरों से, मतलब बिना बताए, निगरानी की तो पता चला कि वो असल में सिर्फ 9% बार ही सही तरीके से हाथ धो रहे थे। 9%? अरे बाप रे! 73% और 9% में जमीन आसमान का फर्क है ना चौंकाने वाला? और इसकी वजह क्या थी? वजह थी सही प्रेरणा और परिणामों की कमी। ना तो नियम मानने पर कोई इनाम था, ना ही न मानने पर कोई खास तुरंत दिखने वाला नतीजा या सजा। बस एक नियम था जो कागज पर था। तो इससे ये सबक मिलता है कि सिर्फ जानकारी दे देना या नियम बना देना काफी नहीं है। आदत बदलने के लिए सही माहौल और प्रोत्साहन चाहिए। एकदम सही। बाद में जब अस्पताल ने कुछ बदलाव किए, जैसे हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर हर जगह आसानी से लगा दिए, हाथ धोने के फायदों वाले पोस्टर लगाए, शायद थोड़ा सामाजिक दबाव भी बनाया, डॉक्टरों ने एक दूसरे को याद दिलाना शुरू किया, तो हाथ धोने की दर काफी बढ़ गई। मतलब आदतें बदलने के लिए एक सिस्टम चाहिए, एक फीडबैक लूप चाहिए। तो फिर माइंडफुलनेस को अपनी आदत बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि इसके लिए तो कोई बाहरी इनाम या सजा नहीं है, ये तो हमें खुद ही करना है। बिल्कुल। और यहीं पर ही विचार कुछ बहुत ही व्यावहारिक, प्रैक्टिकल सुझाव देते हैं। पहला, शुरुआत छोटी करें, बहुत बड़ा लक्ष्य न रखें। रोज सिर्फ 5 मिनट माइंडफुलनेस का अभ्यास करने का टारगेट रखें। सिर्फ 5 मिनट, ये तो किया जा सकता है। हाँ, ये बोझल नहीं लगता। दूसरा, अपने लिए एक मददगार माहौल बनाएं। घर में कोई एक शांत कोना चुने जहां आपको डिस्टर्बेंस कम से कम हो, खासकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूर, फोन, लैपटॉप वगैरह। ठीक है, एक शांत जगह। तीसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक फीडबैक लूप तैयार करें। मतलब ध्यान दें कि अभ्यास करने के बाद आपको कैसा महसूस होता है। क्या आप ज्यादा शांत महसूस करते हैं, ज्यादा केंद्रित? और जब आप किसी दिन चूक जाते हैं तब कैसा लगता है? ये जो अंदरूनी एहसास है, यही आपका सबसे बड़ा प्रोत्साहन बन सकता है। अच्छा, मतलब अपने अनुभव पर ही ध्यान देना। हाँ, वो शांति, वो स्पष्टता ही आपका इनाम है। ये सचमुच प्रैक्टिकल लगता है। छोटी शुरुआत, सही जगह और खुद के अनुभव पर ध्यान देना। अब सबसे आम माइंडफुलनेस अभ्यासों में से एक है अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना। बताया गया है कि ये तनाव कम करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है, खासकर जब हम फंसा हुआ महसूस करते हैं, जैसे ट्रैफिक जाम में। हाँ, बिल्कुल। लगभग सभी ध्यान परंपराओं की जड़ें सांस से ही जुड़ी हैं। सांस हमेशा हमारे साथ है, हर पल। ये हमारा एंकर है जो हमें भटके हुए मन को वापस वर्तमान क्षण में लाने में मदद करता है। और इसे करते कैसे हैं? क्या कोई खास तरीका है सांस लेने का?
नहीं, शुरुआत में सांस को बदलने की या कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जैसी चल रही है उसे वैसे ही चलने दें। प्रक्रिया बहुत सरल है। जब भी तनाव महसूस हो या बस अभ्यास के लिए समय निकालें, तो आराम से बैठ जाएं, रीढ़ सीधी रखें लेकिन अकड़े नहीं। आंखें बंद कर लें या अगर वो ठीक ना लगे तो बस नजरें नीचे जमीन पर टिका लें। ठीक है। और फिर अपना सारा ध्यान सांस लेने और छोड़ने की जो स्वाभाविक प्रक्रिया है उस पर ले आएं। कहाँ महसूस करें सांस को? आप कहीं भी महसूस कर सकते हैं। चाहे तो पेट पर ध्यान दें, देखें कि सांस अंदर लेते समय पेट कैसे धीरे से बाहर आता है और बाहर छोड़ते समय कैसे अंदर जाता है, या फिर छाती और पसलियों की हल्की हलचल पर ध्यान दें, या फिर नाक के नथुनों पर ध्यान दें। महसूस करें कि हवा कैसे अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। हवा थोड़ी ठंडी है या गर्म। लेकिन मेरा मन तो फौरन भटक जाता है, 10 सेकंड भी नहीं टिकता, सोचें कहीं और चली जाती हैं। और ये बिल्कुल सामान्य है, सबका मन भटकता है। हमारा मन विचारों में, यादों में, योजनाओं में भटकने का आदी है, ये उसका स्वभाव है। तो फिर क्या करें? क्या ये मतलब है कि मैं ध्यान नहीं कर सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं। अहम बात यह है कि जब आपको एहसास हो कि मन भटक गया है, और आपको एहसास होगा, तो खुद पर नाराज ना हो, झुंझलाएं नहीं। ये अभ्यास का हिस्सा है, असफलता नहीं है। अच्छा। हाँ, बस धीरे से, बिना किसी जजमेंट के, बहुत नरमी से अपना ध्यान वापस सांस पर ले आएं। जितनी बार मन भटके उतनी बार वापस ले आएं। ये कोई परफेक्शन का खेल नहीं है, ये बार बार वापस आने का जागरूकता का अभ्यास है। तो हर बार जब मन भटकता है और हम उसे नोटिस करके वापस लाते हैं, वो भी एक तरह की मानसिक कसरत है, जैसे जिम में वजन उठाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये माइंडफुलनेस की मांसपेशी को मजबूत करने जैसा है। और नियमित अभ्यास से आप पाएंगे कि धीरे धीरे विचारों के बीच का अंतराल बढ़ने लगता है। आप ज्यादा देर तक सांस पर टिक पाते हैं, तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है और शांति का अनुभव गहरा होता जाता है। और बोनस, एकाग्रता भी बेहतर होती है। ये जानकर बहुत राहत मिली कि परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बस कोशिश करते रहना है। और ये भी जानना अच्छा लगा कि ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके एक जगह बैठने तक ही सीमित नहीं है। इन विचारों में चलने को, मतलब साधारण वॉकिंग को भी माइंडफुलनेस अभ्यास बनाने का तरीका बताया गया है। हाँ, इसे वॉकिंग मेडिटेशन या सचेत चाल कहते हैं। और ये बहुत अच्छा तरीका है माइंडफुलनेस को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें एक जगह चुपचाप बैठना मुश्किल लगता है। और इसके लिए किसी खास जगह की जरूरत नहीं, पार्क वगैरह? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने कमरे में या घर के हॉल में जहां भी 10-15 कदम लगातार चलने की जगह हो, वहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो चलते हुए क्या करना है? गाने सुनने हैं या कुछ और? नहीं, गाने नहीं। यहाँ उद्देश्य है चलने की क्रिया के प्रति, अपने शरीर की हरकतों के प्रति पूरी तरह जागरूक होना। तो आप धीरे धीरे चलना शुरू करें और अपना सारा ध्यान अपने पैरों और शरीर की संवेदनाओं पर लाएं। कैसी संवेदनाएं? महसूस करें कि जब आप एक पैर उठाते हैं तो कैसा लगता है, मांसपेशियों में क्या हलचल होती है। जब पैर जमीन को छूता है तो तलवे पर दबाव कैसा महसूस होता है, जमीन सख्त है या नरम। फिर वजन कैसे एक पैर से दूसरे पैर पर शिफ्ट होता है। चलते हुए शरीर का संतुलन कैसे बना रहता है। हर कदम एक पूरा अनुभव है। और गति, तेज चले या धीरे? आप अलग अलग गति आजमा सकते हैं। बहुत धीरे चलकर देखें, फिर सामान्य गति से, शायद थोड़ा तेज भी। देखेंगे किस गति में आप अपने शरीर की संवेदनाओं के प्रति सबसे ज्यादा जागरूक रह पाते हैं। हर किसी के लिए अलग हो सकता है। और यहां भी वही सिद्धांत है, मन भटकेगा ही। जैसे ही पता चले, बिना परेशान हुए ध्यान वापस चलने के अनुभव पर, पैरों की संवेदनाओं पर ले आएं। कितना दिलचस्प है। मतलब रोजमर्रा के काम जिन्हें हम बिल्कुल ऑटो पायलट पर करते हैं, जैसे चलना, उन्हें भी हम जागरूकता बढ़ाने का, वर्तमान में रहने का जरिया बना सकते हैं। बिल्कुल। इसी तरह की एक और तकनीक का जिक्र है इन विचारों में, बॉडी स्कैन माइंडफुलनेस। ये क्या है, ये कैसे करते हैं? बॉडी स्कैन एक बहुत ही शक्तिशाली और साथ ही आरामदायक अभ्यास है। इसमें आप आमतौर पर लेटकर, पीठ के बल, हाथ बगल में आराम से, या अगर लेटना संभव ना हो तो आराम से कुर्सी पर बैठकर अपने ध्यान को एक व्यवस्थित तरीके से पूरे शरीर में घुमाते हैं। व्यवस्थित तरीके से मतलब आप शरीर के एक हिस्से से शुरू करते हैं, आमतौर पर पैरों की उंगलियों से या सिर के सबसे ऊपरी हिस्से से, और धीरे धीरे अपना ध्यान ऊपर या नीचे की ओर ले जाते हैं। जैसे अगर पैरों से शुरू करें तो पैरों की उंगलियां, तलवे, एड़ियां, पिंडलियां, घुटने, जांघें, कूल्हे। अच्छा, एक एक करके? हाँ, एक एक करके। फिर पेट, छाती, पीठ, कंधे, बाजू,
हाथ, उंगलियां, गर्दन, चेहरा, सिर का ऊपरी हिस्सा, हर हिस्से पर कुछ क्षण रुककर वहां होने वाली किसी भी संवेदनाओं को बस महसूस करना है, उसे नोटिस करना है। संवेदनाएं मतलब? दर्द या आराम या कुछ और? कुछ भी हो सकता है। गर्माहट, ठंडक, झंझनाहट, भारीपन, हल्कापन, खिंचाव, दबाव, या हो सकता है कोई खास संवेदना ना भी हो, बस खालीपन सा हो। जो भी है उसे बस स्वीकार करना है, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। और अगर कहीं दर्द या कोई असहजता महसूस हो तो उसे भी बस नोटिस करें। देखें कि वो दर्द कैसा है, तेज है, हल्का है, जलन वाला है। उसके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया हो रही है? क्या आप सांस रोक रहे हैं? क्या उस हिस्से में तनाव बढ़ रहा है? क्या मन में चिंता आ रही है? बस इन सब को देखें एक दर्शक की तरह, और फिर धीरे से अपना ध्यान अगले हिस्से पे ले जाएं। और अगर मन में विचार आए, चिंताएं, तो उन्हें भी बस आते जाते देखें, जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं। उन्हें पकड़े नहीं, उनमें उलझे नहीं, बस स्वीकार करें कि हाँ, ये विचार आया, और फिर नरमी से ध्यान वापस शरीर की संवेदनाओं पर ले आएं, जहां भी आप थे। तो वॉकिंग मेडिटेशन हो या बॉडी स्कैन, ये दोनों ही हमें सिखा रहे हैं कि कैसे हम अपने शरीर के साथ ज्यादा गहराई से जुड़ सकते हैं और उन पलों को भी सार्थक बना सकते हैं जिन्हें हम आमतौर पर यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं। एकदम। ये अभ्यास हमें अपने शरीर के संकेतों को, उसकी जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करते हैं और हमें वर्तमान क्षण में अपने शरीर में वापस लाते हैं। अधिक गौहती विचारोत्तेजक, मतलब सोचने पर मजबूर करने वाली अवधारणा पर आते हैं, दर्द बनाम दुख। एक पुरानी कहावत है, शायद बौद्ध परंपरा से आती है, कि दर्द अवश्यम भावी है पर दुख वैकल्पिक है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। क्या दर्द और दुख वाकई अलग अलग है? दर्द से दुख नहीं होता क्या? हाँ, और ये समझना माइंडफुलनेस के नजरिए से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, दर्द चाहे शारीरिक हो, जैसे कोई चोट लगना या कोई पुरानी बीमारी, या भावनात्मक, जैसे किसी अपने का बिछड़ना, दिल टूटना, वो जीवन का एक हिस्सा है। वो एक तरह की कच्ची संवेदना है, एक अनुभव है जो हमें महसूस होता है, और ये अक्सर हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। चोट लग गई तो दर्द होगा ही। ठीक है, दर्द तो समझ आता है, वो तो होता ही है, पर दुख, वो वैकल्पिक कैसे हुआ? दुख इन विचारों के अनुसार उस दर्द पर हमारी प्रतिक्रिया है। ये वो दूसरा तीर है जो हम खुद को मारते हैं। पहला तीर दर्द है जो बाहर से आया, दूसरा तीर दुख है जो हमने अपनी प्रतिक्रिया से पैदा किया। दूसरा तीर, ये क्या मतलब हुआ? मतलब दर्द तो हुआ, लेकिन उसके बाद हम जो कहानी बनाते हैं, जो विचार लाते हैं, हाय मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अब मेरा क्या होगा, ये दर्द कभी नहीं जाएगा। हमारा गुस्सा, हमारी हताशा, भविष्य का डर, ये सब मिलकर उस दर्द को कई गुना बढ़ा देते हैं। यही दुख है। दर्द तो सिर्फ संवेदना है, लेकिन दुख हमारी कहानी है, हमारी व्याख्या है, हमारी मानसिक और भावनात्मक प्रतिक्रिया है जो हम उस संवेदना के इर्द गिर्द बुनते हैं। अच्छा, तो दर्द असल चीज है और दुख उस पर हमारी एक्स्ट्रा टॉपिंग है जो हम खुद डालते हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। और ये टॉपिंग, ये प्रतिक्रिया, ये कहानी काफी हद तक हमारे नियंत्रण में होती है। हम चुन सकते हैं कि हमें दर्द पर कैसे प्रतिक्रिया देनी है। क्या आप इसे किसी उदाहरण से और साफ कर सकते हैं? लगती है आर्थराइटिस का दर्द है, मान लीजिए। दर्द दोनों को बराबर होता है, लेकिन एक व्यक्ति क्या करता है, वो दर्द को स्वीकार करता है, डॉक्टर की सलाह मानता है, फिजियोथेरेपी करता है और अपनी जिंदगी को उसके हिसाब से ढालता है, पर जीना नहीं छोड़ता। और दूसरा व्यक्ति लगातार चिंता करता है, शिकायत करता है, गुस्सा करता है, डरता है कि वो अब कभी चल नहीं पाएगा, अपनी पूरी पहचान ही उस दर्द के इर्द गिर्द बना लेता है। वो दर्द से लड़ता रहता है, उसे कोसता रहता है। अब दर्द तो दोनों का शायद बराबर है, पर आप बताइए किसका दुख ज्यादा होगा? जाहिर है दूसरे व्यक्ति का। बिल्कुल। इन स्रोतों में रेचल का उदाहरण भी है, जिन्हें क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम था। उन्हें लगातार थकान और शरीर में दर्द रहता था। हाँ, उनका जिक्र है, तो उनका दर्द तो असली था, वो उनकी कल्पना नहीं थी। नहीं, बिल्कुल असली था, जिसे वो टाल नहीं सकती थी। वो पहला तीर था। लेकिन उनकी निराशा, उनका गुस्सा, उनकी हताशा कि वो पहले की तरह एक्टिव क्यों नहीं है, इस स्थिति के प्रति उनकी लगातार लड़ाई, ये सब उनका दुख था। दूसरा तीर था जो वो खुद को मार रही थी और जिससे उनकी तकलीफ और बढ़ रही थी। तो माइंडफुलनेस ने उनकी मदद कैसे की? क्या उनका दर्द चला गया? नहीं, शायद दर्द पूरी तरह नहीं गया, लेकिन माइंडफुलनेस ने उन्हें सिखाया कि कैसे दर्द की संवेदना को स्वीकार करें, बिना उससे लड़े।
कैसे दर्द को महसूस करें, लेकिन उस पर निराशा, गुस्से और डर की परतें ना चढ़ाएं। कैसे दर्द से थोड़ी भावनात्मक दूरी बनाएं। ये कैसे संभव है? क्या माइंडफुलनेस दर्द को कम कर देती है? सीधे तौर पर शायद नहीं, लेकिन ये दर्द के अनुभव को बदल सकती है। जब हमें दर्द होता है तो हम अक्सर अनजाने में उस हिस्से के आसपास तनाव पैदा कर लेते हैं, जैसे मांसपेशियां सिकोड़ लेते हैं, सांस रोक लेते हैं और मानसिक रूप से भी उससे लगातार जूझते रहते हैं। हाँ, ये होता है। माइंडफुल ब्रीदिंग या बॉडी स्कैन जैसे अभ्यास हमें दर्द के प्रति जागरूकता लाने में मदद करते हैं, लेकिन एक खुली और स्वीकार करने वाली जागरूकता। हम सीखते हैं कि दर्द की संवेदना को महसूस करें, उसे देखें, लेकिन उससे जुड़ी अतिरिक्त मानसिक और शारीरिक तनाव की गांठों को ढीला छोड़ दें। हम दर्द से लड़ना बंद कर देते हैं, और जब हम लड़ना बंद करते हैं तो अक्सर दर्द सहना आसान हो जाता है। हम दर्द को दुख में बदलने से बच जाते हैं। ये समझ पाना कि दुख काफी हद तक हमारी प्रतिक्रिया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी राहत दे सकता है। ये शायद भावनाओं को संभालने के तरीके से भी जुड़ा है ना? क्योंकि दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं होता, भावनात्मक भी होता है। और जलन, गुस्सा, उदासी, ये सब भावनाएं भी तो एक तरह का दर्द दे सकती हैं। बिल्कुल। और जैसे हम शारीरिक दर्द पर प्रतिक्रिया करते हैं, वैसे ही हम भावनात्मक दर्द पर भी करते हैं। ये सब आपस में जुड़ा है। और हम अक्सर इन भावनाओं से निपटना सीखते ही नहीं। जलन, गुस्सा, उदासी, ये सब आते जाते रहते हैं, पर स्कूल में हमें शायद ही कभी सिखाया जाता है कि इनसे स्वस्थ तरीके से कैसे डील करें। ये बिल्कुल सच है। हमें विज्ञान, गणित, इतिहास सब पढ़ाया जाता है, पर भावनाओं को समझना और संभालना, जिसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, वो कम ही सिखाई जाती है। ज्यादातर हम अपने माता पिता या आसपास के लोगों के तरीके अनजाने में अपना लेते हैं। और वो तरीके क्या होते हैं? अक्सर दो ही मुख्य तरीके देखते हैं। या तो भावनाओं को दबा देना, अनदेखा करना, ऐसे बर्ताव करना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ। या फिर उन्हें बिना सोचे समझे गुस्से, चीखने, चिल्लाने या चिड़चिड़ाहट के रूप में बाहर निकाल देना। और शोधकर्ता कहते हैं कि दोनों ही तरीके सेहत के लिए ठीक नहीं है ना? बिल्कुल। दबाने से अंदरूनी तनाव बढ़ता है, जो बाद में किसी और शारीरिक या मानसिक समस्या के रूप में निकल सकता है। और बेवजह बाहर निकालने से हमारे रिश्ते खराब होते हैं, दूसरों को चोट पहुंचती है और बाद में हमें खुद भी पछतावा हो सकता है। तो दोनों ही तरीके अधूरे हैं। तो फिर स्वस्थ तरीका क्या है? माइंडफुलनेस यहाँ क्या रास्ता सुझाता है? माइंडफुलनेस यहाँ एक बीच का, ज्यादा संतुलित और ज्यादा स्वस्थ रास्ता सुझाता है। ये भावनाओं को ना तो दबाने को कहता है, ना ही उन पे तुरंत रिएक्ट करने को। ये उन्हें समझने और स्वीकार करने का तरीका सिखाता है। कैसे? मतलब क्या करें जब कोई तीव्र भावना उठे, जैसे बहुत गुस्सा आ रहा हो या डर लग रहा हो? तो पहला कदम है रुकें, पॉज। प्रतिक्रिया करने की जो हमारी पहली आतुरता होती है, उसे रोकें। बस एक पल ठहरें और एक दो गहरी सांसें लें। ये हमें थोड़ा स्पेस देता है। रुकें और सांस लें, ठीक है। फिर उस भावना को पहचानने की कोशिश करें, उसे नाम दें। मन में कहें, अच्छा ये गुस्सा है, या ये डर महसूस हो रहा है, या ये जलन है। बिना ये सोचे कि ये भावना अच्छी है या बुरी, सही है या गलत। भावनाएं तो बस भावनाएं हैं, जानकारी के संकेत हैं। उन्हें स्वीकार करें, भले वो मुश्किल भावना हो। हाँ, स्वीकार करें कि अभी इस वक्त मुझे ये महसूस हो रहा है। उससे लड़े नहीं। फिर देखें कि क्या इस मुख्य भावना के नीचे या उसके साथ कोई और परत है। कभी कभी गुस्से के नीचे दुख या शर्मिंदगी छुपी होती है, या डर के साथ बेबसी। उसे भी बस नोटिस करें, अगर कर सकें तो। और फिर इसके बाद अपने शरीर पर ध्यान दें। ये भावना शरीर में कहाँ महसूस हो रही है? क्या पेट में मरोड़ उठ रही है? क्या सीने में भारीपन है? क्या कंधे तन गए हैं? जबड़ा भिंच गया है? गर्मी लग रही है? बस उन शारीरिक संवेदनाओं के प्रति जागरूक बने। भावनाएं सिर्फ मन में नहीं होती, शरीर में भी महसूस होती हैं। और आखिर में बस देखें, क्या इस पूरी प्रक्रिया, रुकना, सांस लेना, पहचानना, स्वीकारना, शरीर में महसूस करना के बाद भावना की तीव्रता में कोई बदलाव आया है? क्या वो थोड़ी कम हुई है? क्या उसका रूप बदला है? जरूरी नहीं कि वो पूरी तरह चली जाए, पर अक्सर उसमें कुछ नरमी आ जाती है। ये प्रक्रिया सुनने में तो बहुत समझदारी भरी लगती है, पर असल जिंदगी में जब भावनाएं उफान पर हों, तब इसे याद रखना और करना काफी मुश्किल लगता होगा। बेशक, इसमें समय लगता है, अभ्यास लगता है। शुरुआत में शायद आप भावना के गुजर जाने के बाद ही ये सब विश्लेषण कर पाएं। अरे मुझे गुस्सा आया था और मेरे कंधे तन गए थे। लेकिन धीरे धीरे नियमित अभ्यास के साथ आप भावनाओं के उठते ही उन्हें पहचानने और उनके साथ ठहरने की क्षमता विकसित कर सकते हैं।
ये उन्हें नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना है ताकि हम उनके द्वारा नियंत्रित ना हों। भावनाओं की इस पूरी चर्चा से जुड़ा हुआ एक और बहुत अहम पहलू है, वो है हमारी खुद के प्रति भावनाएं। आत्म आलोचना, आत्म संदेह, यहाँ तक कि कई बार आत्मघृणा आजकल ये बहुत सुनने में आता है। हाँ, ये बहुत आम है। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ आम लोगों में नहीं, बल्कि बेहद सफल लोगों में भी होता है। इन विचारों में मेरिल स्ट्रीप जैसी महान अभिनेत्री का उदाहरण है, जिन्होंने माना है कि उन्हें भी आत्मसंदेह घेर लेता है। हाँ, ये जानकर हैरानी होती है ना कि बाहरी दुनिया की सफलता का हमारी अंदरूनी शांति या आत्मस्वीकृति से कोई सीधा संबंध नहीं है। वो जो हमारे अंदर एक आलोचक बैठा होता है, वो बहुत शक्तिशाली हो सकता है, लगातार हमारी कमियां गिनाता रहता है। तो क्या इसका कोई इलाज है? माइंडफुलनेस इसमें कैसे मदद कर सकती है? हाँ, बिल्कुल। और इसका एक बहुत ही सुंदर और प्रभावी तरीका है लविंग काइंडनेस ध्यान, जिसे हिंदी में प्रेम कृपा ध्यान कह सकते हैं। ये बौद्ध परंपरा से आता है। लविंग काइंडनेस, प्रेम कृपा, ये कैसा ध्यान है? इसका उद्देश्य है सक्रिय रूप से जानबूझकर अपने और दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा, दया और शुभकामनाओं की भावना विकसित करना। ये सिर्फ भावनाओं को नोटिस करना या स्वीकार करना नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से सकारात्मक भावनाओं को जगाना और उन्हें फैलाना है। अच्छा, ये अलग है। इसे करते कैसे हैं? आप आराम से बैठकर शुरुआत किसी ऐसे व्यक्ति या जीव, जैसे कोई पालतू जानवर भी हो सकता है, के बारे में सोचकर कर सकते हैं, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, जिसके प्रति आपके मन में स्वाभाविक स्नेह, गर्मजोशी और कोमलता है। ठीक है। उस व्यक्ति की छवि मन में लाएं और उसके प्रति अपने दिल में उठने वाली प्यार और शुभकामनाओं की भावना को महसूस करें। आप मन ही मन कुछ पारंपरिक वाक्य दोहरा सकते हैं, जैसे तुम सुखी रहो, तुम स्वस्थ रहो, तुम सुरक्षित रहो, तुम शांति से रहो। इन वाक्यों को महसूस करते हुए दोहराएं। किसी और के लिए प्यार और शुभकामनाएं महसूस करना तो शायद फिर भी आसान है, पर इसे खुद पर कैसे लागू करें? बहुत से लोगों के लिए तो खुद से प्यार करना या खुद के प्रति दयालु होना ही सबसे मुश्किल काम होता है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। खुद के प्रति आलोचना करना आसान लगता है, प्यार जताना मुश्किल। इसीलिए अगला कदम है उसी प्यार, उसी गर्मजोशी, उसी शुभकामना की भावना को धीरे धीरे नरमी से अपनी ओर मोड़ना। अपनी ओर कैसे? अपने लिए वही शुभकामनाएं दोहराएं। मैं सुखी रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं सुरक्षित रहूं, मैं शांति से रहूं, पूरी ईमानदारी से, अपने दिल से। और अगर ये मुश्किल लगे, अगर वो आलोचना वाला स्वर बीच में आ जाए, तो ये भी सामान्य है। अगर मुश्किल लगे, जो कि अक्सर लगता है, तो एक तरकीब है जिसका जिक्र इन विचारों में भी है। आप अपने बचपन की किसी तस्वीर या स्वरूप की कल्पना कर सकते हैं। एक छोटा निर्दोष बच्चा। अक्सर अपने उस मासूम रूप के प्रति करुणा और स्नेह महसूस करना आसान होता है। आप उस बच्चे के लिए ये शुभकामनाएं भेज सकते हैं। ये एक अच्छी टिप है, अपने बचपन के रूप के लिए सोचना। और इसके बाद क्या ये सिर्फ खुद तक सीमित है? नहीं, यहीं से ये और फैलता है। इसके बाद आप इस प्रेम और करुणा के दायरे को धीरे धीरे और बढ़ाते हैं। पहले अपने करीबी दोस्तों और परिवारजनों तक ये भावनाएं भेजें, फिर उन लोगों तक जिन्हें आप जानते तो हैं पर बहुत करीबी नहीं हैं, जैसे आपके सहकर्मी, आपके पड़ोसी, दुकान वाला। अजनबियों तक भी? हाँ, फिर अजनबियों तक, सड़क पर चलते हुए लोग, बस का ड्राइवर, कॉफी शॉप का बैरिस्टर। मन ही मन उनके लिए भी वही शुभकामनाएं दोहराएं। और अंत में, जो शायद सबसे चुनौतीपूर्ण हो सकता है, उन लोगों तक भी इस भावना को फैलाने का अभ्यास करें जिनके साथ आपके संबंध मुश्किल हैं या जिन्हें आप शायद पसंद नहीं करते। उन लोगों के लिए भी जिन्हें हम पसंद नहीं करते। ये तो बहुत बहुत मुश्किल लगता है। उनसे तो गुस्सा आता है, प्यार कैसे आएगा? मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। लेकिन यही इस अभ्यास की असली शक्ति और गहराई है। उद्देश्य ये नहीं है कि आप उन्हें अचानक से पसंद करने लगें या उनके किए को भूल जाएं। उद्देश्य है उनके दुख को समझना कि शायद वो भी किसी दर्द या अज्ञान की वजह से वैसा व्यवहार कर रहे हैं, और उनके लिए भी बुनियादी मानवीय करुणा महसूस करना कि वो भी दुख से मुक्त हों। ये अभ्यास धीरे धीरे हमारे दिल को खोलता है। ये हमारे अंदर की कठोरता, हमारे जजमेंट्स को कम करता है। ये आत्म आलोचना को कम करता है, आत्म मूल्य को बढ़ाता है और हमारे रिश्तों में भी आश्चर्यजनक रूप से सकारात्मक बदलाव ला सकता है। तो आज हमने माइंडफुलनेस के कई अलग अलग रंगों और पहलुओं को देखा और समझा। ये सिर्फ शांति से आंख बंद करके बैठना ही नहीं है, बल्कि जीवन के हर छोटे बड़े पहलू में एक गहरी जागरूकता, एक गहरी उपस्थिति लाने का तरीका है। हाँ, बिल्कुल। चाहे वो एक अंगूर का स्वाद चखना हो,
अपनी सांस को महसूस करना हो, चलते हुए अपने कदमों पर ध्यान देना हो, अपने शरीर की संवेदनाओं को सुनना हो, दर्द और दुख के फर्क को समझना हो, क्या अपनी मुश्किल भावनाओं और खुद के प्रति करुणा और प्रेम का भाव जगाना हो। एकदम सही कहा। हमने देखा कि कैसे एक अंगूर हमें भोजन, प्रकृति और कृतज्ञता से जोड़ सकता है। कैसे छोटी छोटी रणनीतियां माइंडफुलनेस को आदत बनाने में मदद करती हैं। कैसे हमारी सांस हर पल हमारा सहारा बन सकती है। कैसे चलना और बॉडी स्कैन जैसे अभ्यास हमें अपने शरीर में वापस लाते हैं। कैसे दर्द और दुख का अंतर समझकर हम अपनी तकलीफ कम कर सकते हैं। और कैसे प्रेम कृपा ध्यान हमारे दिल को नरम और खुला बना सकता है। ये सब अलग अलग उपकरण हैं, पर लक्ष्य एक ही है, वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीना। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? श्रोताओं के लिए क्या संदेश है? शायद यही कि हमारे पास, हम सबके पास ऐसे तरीके और तकनीकें मौजूद हैं जो हमारी इस भाग दौड़ भरी, अक्सर तनावपूर्ण लगने वाली जिंदगी को ज्यादा शांत, ज्यादा जागरूक और ज्यादा मायनेखेज, ज्यादा सार्थक बना सकती हैं। निश्चित रूप से। और सबसे अहम बात यह है कि इसके लिए किसी खास डिग्री या किसी खास जगह या बहुत सारे समय की जरूरत नहीं है। ये अभ्यास आज से, अभी से छोटे छोटे कदमों से शुरू किया जा सकता है। हर पल में, हर सांस में माइंडफुलनेस को जीने का अवसर मौजूद है। जैसे एक अंगूर की यात्रा पर सोचना हमें वर्तमान से जोड़ सकता है, या ट्रैफिक में फंसे हो तो अपनी सांस को महसूस करना हमें शांत कर सकता है। अब ये सोचने वाली बातें एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के किस छोटे साधारण से लगने वाले क्षण को, जैसे सुबह की पहली चाय पीना, या नहाते वक्त पानी की बूंदों को महसूस करना, या बर्तन धोना सिर्फ पूरा ध्यान देकर, पूरी जागरूकता से करके एक अलग, शायद ज्यादा गहरे और संतुष्टिदायक अनुभव में बदल सकते हैं। या फिर वो लविंग काइंडनेस का अभ्यास करके देखें, खासकर किसी ऐसे रिश्ते के लिए जो थोड़ा मुश्किल है। देखें कि क्या समझ और करुणा का कोई नया दरवाजा खुलता है। इन सवालों पर विचार किया जा सकता है और शायद प्रयोग भी